ओके हेलो फ्रेंड्स. सो वन ऑफ द सेकंड लास्ट टॉपिक बोल सकते हैं हम लॅमार्किझम राहिला आहे आपला. आणि आफ्टर जे डार्विन्स थेरी झाला आहे त्यातला एक न्यू सायंटिस्ट इट ॲक्च्युली कॉल्ड ॲज द मॉडर्न सायंटिस्ट. त्यामध्ये लॅमार्किझम आहे, म्हणजे जीन बॅप्टिस्ट लॅमार्क नावाचा सायंटिस्ट आहे आणि त्यांनी जी थेरी मांडली त्याला लॅमार्किझम किंवा लॅमार्कियन इनहेरिटन्सच्या नावाने ओळखलं जातं. ओके, द थेरी विच इज प्रपोज बाय दॅट लॅमार्क सायंटिस्ट ॲक्च्युली नोन ॲज थेरी ऑफ ॲक्वायर्ड कॅरेक्टरिस्टिक ऑल्सो. म्हणजे 3 नाव आहे बघा. वन इज द थेरी ऑफ ॲक्वायर्ड कॅरेक्टरिस्टिक, वन इज द थेरी ऑफ लॅमार्किझम किंवा मग लॅमार्कियन कॅरेक्टरिस्टिक और लॅमार्कियन इनहेरिटन्स, असे 2-3 नावं त्याची आहेत. सो ॲक्च्युली याला मॉडर्न सायंटिस्टच्या बेसवर जनरली अपन घेतो. सो डार्विन्स थेरी में जो हमने एक्चुअली ऑब्जेक्शन देखे हैं, आई थिंक वो ऑब्जेक्शन उसमें बाकी है, वो बता दूंगा मैं, या फिर हम फास्ट में ले सकते हैं. ऑब्जेक्शन हमने देखा था कि जैसे उसने कहा था यस ऑब्जेक्शन इज देयर, वो ले लेंगे पहले. तो फर्स्ट ऑब्जेक्शन था इन फॉर डार्विन्स थेरी दैट नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली द फैक्टर फॉर इवोल्यूशन. तो डार्विन ने कहा था कि भाई नेचुरल सिलेक्शन इज वन ऑफ द फैक्टर, ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, बट एक्चुअली देर आर सो मेनी फैक्टर्स आर देयर. बट एक्चुअली वो टाइम में क्या था कि जो ऑब्जर्वेशन के बेस पे डार्विन ने जो थेरी बनाई, और आज जैसे हम मॉडर्न साइंटिस्ट या मॉडर्न एज में हम जहाँ जीन, क्रोमोसोम या डीएनए तक पहुँच गए, तो उससे भी बहुत सारे जो अनसुलझे राज थे इवोल्यूशन के, जो एविडेंसेस वगैरह अपन म्हणतो, ये सब अभी पता चला. वो टाइम में इतना मॉडर्न साइंस मॉडर्न नहीं हुआ था, इसलिए उसने वो एक ही पॉइंट बताया था. सो नॉट ओनली अ सिंगल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन, but there are so many factors. So it is first objection, or we can say that yes, objection for Darwin's theory. Second दिया था, Darwin did not mention any explanation about the useful and useless modification. तो एक्चुअली जैसे आप देख सकते हो यूजलेस और यूजफुल, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन, जो कि मेन थेरी है लैमार्किज्म की, जो आज हम पढ़ेंगे, उसके बारे में डार्विन ने कुछ भी नहीं बताया. मुझे जो हमने इसके पहले भी लिया था कि भाई बहुत से ऑर्गन होते हैं, अगर इसका प्रॉपर यूज़ हुआ तो वो और ज़्यादा डेवलप होगा, अगर उसका नो यूज़ है तो वो लैक होगा या डिजनरेट होगा, जो हमने एक्चुअली कनेक्टिंग लिंक या वेस्टिजियल ऑर्गन में भी देखा था. सो सीधा हम बोल सकते हैं दूसरा ऑब्जर्वेशन कि भाई डार्विन ने यूजफुल या यूजलेस कैरेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं बताया, और ना ही यूजफुल या यूजलेस ऑर्गन के बारे में. दैट इज वन ऑफ द पॉइंट रिगार्डिंग टू द ऑब्जेक्शन ऑफ डार्विन, क्योंकि वो टाइम में उसने ध्यान नहीं दिया या फिर इतना ज़्यादा टाइम उसको नहीं मिला ये ऑब्जर्वेशन करने के लिए. एंड थर्ड एंड लास्ट ऑब्जेक्शन इज दैट देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द स्लो चेंजेस एंड एब्रप्ट चेंजेस. सो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको डायनासोर का एक्सटेंशन के बारे में बताया था कि आफ्टर एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर थोड़ा सा जो इवोल्यूशन है ना थोड़ा स्लो हो गया था, और उसके लिए रीज़न भी था कि लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ, एक्चुअली जियोग्राफिकल एरिया, लैंड पार्ट हम बोल सकते हैं, जो खराब हो गया था, पूरी तरीके से एक्सटेंड हो गया था, एंड देयर इज नो चांस टू सर्वाइवल ऑफ एन एनी लिविंग थिंग इन दैट पर्टिकुलर नॉन फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन. तो वो टाइम में थोड़ा सा एक इवोल्यूशन जो स्लो हुआ, उसके बारे में भी डार्विन ने कुछ भी नहीं बताया था. हालांकि डार्विन ने या उसके थ्योरी में एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर का जिक्र किया है, लेकिन तब जब इवोल्यूशन थोड़ा स्लो हुआ था उसके बारे में भी डार्विन ने कुछ भी नहीं बताया. तो ऐसे 2-3 उसके ऑब्जेक्शन है. तो इसीलिए 100% हम डार्विन की थ्योरी सही है ये नहीं बोल सकते. फिर इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल और कौन से फैक्टर थे? अगर ओनली नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट देयर तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, और उसमें से एक फैक्टर बताया लैमार्किज्म ने. तो क्या है लैमार्किज्म, या साइंटिस्ट ने क्या बताया? दैट इज अ जीन बैप्टिस्ट लैमार्क. नाउ सी दैट जीन बैप्टिस्ट लैमार्क propose that morphological changes, मैं यहाँ वर्ड लिखना भूल गया, morphological changes occurring in the living thing are responsible for evolution. So जैसे डार्विन ने बताया था कि भाई नेचुरल सिलेक्शन से भी इवोल्यूशन होता है, वैसे लैमार्क जोर दे रहा है किस पे? तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे. सो मेन कंटेंट इन द लैमार्किज्म इज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. जैसे हमने एडेप्टेशन पढ़ा है, तो जिस तरीके से हमारे बॉडी में एक्सटर्नली चेंज होता है अकॉर्डिंग टू चेंज इन सराउंडिंग, एंड दैट इज सिंपली कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, जो ऑकर होते हैं, जो आते रहते हैं, वो भी एक वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है इवोल्यूशन के लिए. ऐसा बोलना है लैमार्किज्म का या लैमार्क का कि भाई मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन. नाउ रीजन बिहाइंड द मॉर्फोलॉजिकल चेंज इज एक्टिविटी और लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म.
अब ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज हुआ इसके पीछे क्या है, एडेप्टेशन तो है ही, लेकिन इसने थोड़ा अलग पॉइंट बताया कि भाई एक्टिविटी, अब यहाँ एक्टिविटी मतलब एक ही एक्टिविटी आप बार बार कर रहे हो वो पर्टिकुलर ऑर्गन से, सिंपली हम क्या कहेंगे एक्टिविटी के साथ, यूज ऑफ दैट ऑर्गन। अगर आप एक पर्टिकुलर ऑर्गन को बार बार यूज कर रहे हो कोई भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में, तो जाहिर है हमने बात किया है कि भाई यूज अगर हो रहा है तो उसका डेवलपमेंट और ज्यादा होगा, उसकी साइज बढ़ेगी। सो बार बार अगर एक्टिविटी में पर्टिकुलर ऑर्गन यूज हो रहा है, या फिर लेजीनेस, अब लेजीनेस बोल सकते हैं या नो यूज ऑफ दैट ऑर्गन, तो यहाँ पे उसने वर्ड यूज किया लेजीनेस, लेकिन एक्चुअली एक्टिविटी का सीधा मतलब हो रहा है कंटिन्यूअस यूज ऑफ दैट ऑर्गन, और लेजीनेस का मतलब हो रहा है डिसयूज या नो यूज ऑफ दैट ऑर्गन, जिसको लैमार्क ने लेजीनेस कहा है, दूसरा कुछ भी नहीं। नाउ ही कॉल्ड दिस कंसेप्ट एज यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो एक्चुअली मेन कंसेप्ट वही है, अगर आप बार बार एक्टिविटी को ऑर्गन से कर रहे हो तो उसका यूज हो रहा है, और अगर आप एक्चुअली लेजीनेस कर रहे हो तो इसका मतलब वो ऑर्गन का यूज नहीं हो रहा है। नाउ सम एग्जांपल्स आर देयर टू प्रॉपर्ली एक्सप्लेन द लैमार्किज्म। अब जैसे आपको पता है जिराफ, जिराफ की आज नेक अगर आप देखो, डायग्राम दी है टेक्स्ट बुक में और कोई देखने की जरूरत नहीं, सबने जिराफ देखा है। अब इसकी एक कहानी शॉर्ट में बताता हूँ, एक्चुअली ये हुआ है, जो मतलब कहानी मतलब तुम्हारा वाटते कहीं सांगते, तो ऐसा नहीं है। तो एक्चुअली जो जिराफ था वो एक तो वैसे भी आज भी और तब भी शाय टाइप का एनिमल था, बहुत शाय, एंड इट इज अ हर्बीवोरस, मतलब जो घास वगैरह होती है या फिर जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उसके पत्ते ही खाता था। और वो टाइम में उसकी जो नेक है वो उतनी लंबी नहीं थी, वो नॉर्मल थी, मतलब जैसे हमारी नेक है ना, छोटा सा डिस्टेंस बिटवीन हेड एंड दैट पर्टिकुलर बॉडी, तो उसकी नेक है ना छोटी ही थी, इसीलिए, और वो शाय था। अब छोटी थी और शाय था तो हुआ क्या, तो वो टाइम में जिराफ के साथ साथ बहुत से ऐसे हर्बिवोरस एनिमल थे जो घास या पेड़ पौधे के जो पत्ते हैं वो खाते थे। अब ये शाय होने की वजह से क्या है कि ये झगड़ा नहीं कर पाता था, तो जब भी ये कुछ खाने जाता, वहाँ पे फूड कंज्यूम करने जाता, तो बाकी एनिमल इनको हकाल देते, चलो निकलो भाई पहले हमको खाने दो। तो अब ये शाय था और इसमें ताकत भी नहीं थी झगड़ा करने की, तो ये वहां से निकल जाता था। अब अगर ऐसे ही हुआ इसके साथ तो इसको खाने को क्या मिलेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर उसकी तब हाइट थी और वो हाइट पे जो भी पत्ते वगैरह है वो तो ये बाकी सब हर्बिवोरस लोग मतलब एनिमल खा रहे हैं, तो इसको खाने को कुछ मिलेगा नहीं, खाने को नहीं मिलेगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और इसी सर्वाइवल के लिए हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, दैट इज एडेप्टेशन। तो इसने सोचा कि भाई अब ये हमको खाने ही नहीं दे रहे, अगर खाने ही नहीं मिला तो हम भूख से मर जाएंगे, स्टारवेशन से मर जाएंगे। तो इसने देखा कि भाई ये जो बाकी एनिमल है ये एक पर्टिकुलर हाइट तक जो पत्ते वगैरह है वो खा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर जो एज इट इज मतलब पेड़ के पत्ते वगैरह है, ग्रीन लीव्स वगैरह है, वो एज इट इज है, तो वो हम खा सकते हैं। इसे थोड़ा सा ऐसा गर्दन ऊंची करके वो खाना शुरू किया, ट्राई किया। जैसे आपको पता होगा गोट, आज बकरियां वगैरह होती है ना, आप थोड़ा सा ऊपर करो तो ऐसा पैर आपकी बॉडी पे डाल देगी, या फिर कुत्ता भी जैसे आपने थोड़ा रोटी ऊपर किया तो बॉडी पे आ जाता है, तो वैसे इसने थोड़ा सा ऐसे नेक ऊपर करके खाना शुरू किया। ये एक दो दिन में नहीं हुआ, इसको भी लाखों साल लगे। अब जाहिर है उस दिन हमने पोलर बियर का एग्जाम्पल लिया, बहुत से एग्जाम्पल लिए, तो एक जो जिराफ था उसने थोड़ा सा गर्दन ऊंची करके वो खाने की कोशिश किया, तो उसको वो थोड़े से पत्ते मिल गए। अब ये बाकी जिराफ वालों ने देखे और उसने भी वो ट्राई किया। सो सीधा एक पॉइंट दिया है देखो, तो इस तरीके से लाखों साल तक ये एक्टिविटी करने की वजह से, अब एक्टिविटी में कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, नेक, और उसने कहा था कि बार बार अगर आप वो एक्टिविटी करते हो तो उसमें और ज्यादा डेवलपमेंट होगा या उसका यूज हो रहा है। सो फर्दर ही सेड दैट, मतलब लैमार्किज्म की बात, नेक ऑफ जिराफ has become too long due to browsing on the leaves on tall plant by extending their neck for several generation। मतलब कई सालों तक, और हमने ये देखा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज में कि अगर एक ही एक्टिविटी आप बार बार करते हो, एक ही एक्टिविटी आप बार बार वो पर्टिकुलर ऑर्गन के साथ करते हो, मतलब उसका यूज हो रहा है, तो नेक जो है ना मान जे ती एक्सटेंड करत राहिला काही बऱ्याच जनरेशन पर्यंत, और उसका आज नतीजा है कि उसकी आज नेक बहुत ऊंची बन गई ताकि वो ऊपर के जो लीव्स वगैरह होते हैं प्लांट के उस पर ब्राउजिंग कर सके। दैट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल कि उसने पर्टिकुलर जो उसकी नेक थी वो नेक का बार बार यूज किया, उसकी एक्टिविटी में उसको इन्वॉल्व किया, सो दैट द नेक ऑफ जिराफ एक्सटेंडिंग फॉर सेवरल जनरेशन। दैट इज फर्स्ट। नाउ सेकंड, शोल्डर ऑफ आयरन स्मिथ। अब इसमें एक और बात ध्यान रखना, जैसे उस दिन मैंने कहा था और बार बार कह रहा हूं कि कैरेक्टर बेटर सुटेड फॉर सर्वाइवल।
अगर वो बेटर सुटेड है तो ही वो ट्रांसफर भी होगा। तो जैसे नेक उसकी थोड़ी सी लंबी हो गई होंगी, फिर नेक्स्ट जनरेशन में और लंबी हुई, और थोड़ा जो उसकी लेंथ बढ़ रही है नेक की, इट कैन बी कैरेक्टर सुटेड फॉर सर्वाइवल, सो इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। इसीलिए ये होते रहा और आज अगर हम देखें तो जिराफ की जो नेक है वो बहुत लंबी हो चुकी है। लेकिन अगर कैरेक्टर बेटर सुटेड फॉर सर्वाइवल है तो ही ये ट्रांसफर होगा। बट सेकंड एग्जांपल इज ऑफ आयरन स्मिथ। अब आयरन स्मिथ आपको पता है लोहार बनतो आपण। अब ये आयरन स्मिथ को काम क्या है कि पूरे साल भर या साल भर मैं तो कहूँगा होल लाइफ टाइम उसको वो जो लोहे की कुछ इंस्ट्रूमेंट वो बनाते हैं उसको ठोकना पड़ता है बहुत जोर जोर से। अब ठोकने की वजह से हुआ क्या, तो उसके जो शोल्डर है या फिर हैंड्स है वो बार बार वो एक्टिविटी में यूज हो रहे हैं। इसीलिए अगर आप कंपेयर करो आयरन स्मिथ के शोल्डर और हमारे शोल्डर, तो आयरन स्मिथ के शोल्डर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। सो शोल्डर्स ऑफ आयरन स्मिथ बिकम वेरी स्ट्रांग ड्यू टू कंटिन्यूअस हैमरिंग, क्योंकि वो पर्टिकुलर हैमरिंग की वजह से वो शोल्डर का या उसके हाथों का यूज बार बार कर रहा है। इसलिए एज कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन आयरन स्मिथ के शोल्डर जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। अब आया सवाल कि भाई उसके शोल्डर स्ट्रांग हुए तो जब वो रिप्रोडक्शन करेगा और जब उसको एक लड़का समझो पैदा हुआ तो उसके शोल्डर भी स्ट्रांग रहेंगे क्या? तो 100% अगर इसके स्ट्रांग हैं तो उसके होने वाले जनरेशन में एक 50 या 60% स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन 100% नहीं, क्योंकि उसका नेक्स्ट जनरेशन वाला जो लड़का रहेगा वो वही काम करेगा, जरूरी नहीं है। और ये हैमरिंग करना इट इज नॉट अ बेटर सुटेड फॉर सर्वाइवल। अगर उसके लड़के ने हैमरिंग नहीं किया तो वो मर जाएगा क्या? वो सर्वाइव नहीं करेगा क्या? ऐसा नहीं है ना। बट दैट पर्टिकुलर शोल्डर कैन बी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू द कंटिन्यूअस हैमरिंग, दैट इज एक्टिविटी। बार बार वो पर्टिकुलर ऑर्गन का यूज कर रहा है। तो इट अगेन वन ऑफ द एग्जांपल कि अगर ऑर्गन का यूज होता है तो वो डेवलप होते हैं या फिर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो ये पहला जो था इट इज अ ट्रांसमिटिंग कैरेक्टर, इनहेरिटेंस कैरेक्टर है, ये नहीं है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल विंग्स ऑफ ऑस्ट्रिच एंड ईमू। मुझे याद है जब मैंने आपको वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़ाया था तो किसी ने तो भी मैसेज लिख के भेजा था कि सर विंग्स ऑफ ऑस्ट्रिच ऑल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। तो यस, मैंने कल भी कहा था कि लेमरकिज्म में जो डिसयूज वाला ऑर्गन आएगा उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है किसके साथ? वेस्टिजियल ऑर्गन। अब आपको पता है ऑस्ट्रिच और ईमू है, ये दोनों भी क्या है? बर्ड केस में हम लेते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत ऊंचा नहीं उड़ सकते और जरूरत नहीं उड़ने की, क्योंकि उनको जो खाना एक्चुअली चाहिए वो लैंड पे मिल जाता है। लेकिन फिर भी उनको विंग्स है, लेकिन विंग्स का यूज वो करते नहीं, थोड़े से उड़ेंगे आगे चले जाएंगे। मतलब जंप करने से थोड़ा सा उड़ो, लेकिन बहुत ऊंचा नहीं उड़ना है। बहुत ऊंचा नहीं उड़ते मतलब उसके विंग्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहा है। और लेजीनेस, उसको यहाँ क्या जाना है, थोड़ा सा उड़ेगा और उसको खाना मिल जाएगा। सो नो यूज या फिर लेजीनेस बोल सकते हैं। तो इसीलिए जो ऑस्ट्रिच या ईमू है उसके विंग्स हो गए वीक, क्योंकि यूज ही नहीं हो रहा है। और मैं तो बोल रहा हूं आने वाले, जैसे डार्विन ने कहा कि कुछ सालों में अगर ये ऐसे ही करते रहे तो इनके विंग्स लैक होते जाएंगे, छोटे छोटे होते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरी तरीके से डिजेनरेट हो जाएंगे। दैट इज द थर्ड एग्जांपल अगेन रिगार्डिंग टू द लैमार्किज्म, क्योंकि लैमार्क ने यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन भी कहा था। नाउ नेक्स्ट, लेग्स ऑफ बर्ड्स लाइक स्वान एंड डक। स्वान आपको पता है और डक भी आपको पता है। इनके अगर आप लेग्स देखो तो वो लेग्स में है ना, देखो हमारे जैसे डिजिट्स होते हैं, उनको भी डिजिट्स है, लेकिन ये डक और स्वान स्पेशली जो फूड कंज्यूम करते हैं वो वाटर में जाके, पानी में जाके। अब इसीलिए उनको उनके जो डिजिट्स है, ये डिजिट जो है ना, जैसे हमारे डिजिट है वैसे उनकी भी, लेकिन उनके डिजिट में ऐसे क्लॉज आ गए, क्लॉज। अब क्लॉज क्यों आ गए? तो उनको एक्चुअली वो डिजिट से चलना नहीं है, तो उसको स्विम करने में हेल्पफुल होना चाहिए, क्योंकि ये फूड कहां से एक्वायर करते हैं? तो वाटर से। सो लेग्स ऑफ बर्ड्स एंड लाइक स्वान एंड डक यूजफुल फॉर स्विमिंग। आज हम हमारे लेग से या हाथ से स्विमिंग नहीं कर सकते, हाँ इतना एरिया है, लेकिन आप अगर सोचो कि हमने बार बार स्विमिंग करना शुरू किया तो हमारे जो डिजिट्स है उसके बीच में भी क्या आ जाएगा? यस, दैट डायफ्राम, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लॉथ्स। तो उन्होंने बार बार वो यूज किया, कई सालों से वो यूज कर रहे हैं, बिकॉज दे कैन कैप्चर द फूड फ्रॉम यस वाटर। सो द लेग्स आर यूजफुल फॉर स्विमिंग इंस्टेड ऑफ वॉकिंग, क्योंकि उनके डिजिट में आ गए क्लॉथ्स। दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ लैमार्किज्म। देन स्नेक लॉस्ट देयर लेग ड्यूरिंग बरोइंग हैबिट। अब जैसे आपको पता है गोम मैं बार बार बोलता हूं, और जब एक्चुअली एम्फीबियंस से रेप्टाइल बने, आज भी आप देखो एम्फीबियंस को स्मॉल या मीडियम साइज लेग या अपेंडेजेस है, तो जब वो एम्फीबियंस से स्नेक बना तो स्नेक को भी छोटे छोटे पैर थे लाइक गोम,
लेकिन वो जो छोटे छोटे पैर है और बहुत सारे हैं, छोटे हैं लेकिन बहुत सारे हैं, तो जब वो चलेगा तो ठीक है ना, वॉकिंग तो कर पाएगा लेकिन बहुत फास्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद अगर उसको मिट्टी के अंदर जाना है तो ये पैर की वजह से कहीं ना कहीं उसको ऑब्स्टेकल आएगा, क्योंकि जगह होती है कम। बरोइंग में अगर उसकी क्लियर कट स्मूथ बॉडी है और पूरी सिलेंड्रिकल है तो वो इजीली घुस सकता है। लेकिन अगर उसको पैर है, अब देखो आप, स्नेक जा रहा है और गोम जा रही है, तो गोम अगर जा रही है तो उसके पैर कहीं ना कहीं अटकेंगे। तो पहले स्नेक को पैर थे ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ दैट स्नेक फ्रॉम एम्फीबियंस टू रेप्टाइल, लेकिन उनको क्या हुआ, तकलीफ हुई, अरे यार ये मजा नहीं आ रहा है या फिर बरोइंग नहीं हो रही प्रॉपर, तो उन्होंने धीरे धीरे अपने जो पैर थे छोटे वो कम कर दिए और बाद में लैक। और आज उनकी बॉडी अगर आप देखो तो क्लियर कट उस पे वो स्नेक के बॉडी पे क्या आ गए, तो स्केल जैसा स्ट्रक्चर आया। और वो केचुरी भी डालता है क्योंकि उसके स्किन जब बरोइंग करेगा तो उसको क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, वो उसके स्किन को हार्म कर सकता है। इसीलिए आफ्टर सम ईयर्स हर स्नेक जिसमें एबिलिटी है, जो हमारी आउटर स्किन की लेयर होती है जिसको हम केचुरी कहते हैं, कि वहां पर मतलब सांप काट तक तो वो ऐसा निकाल देता है और फिर से वो नया जैसा हो जाता है। एक्चुअली ये बरोइंग करने की वजह से, क्रीप करने की वजह से उसकी पूरी जो आउटर स्किन होती है वो खराब हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन, इसलिए उसको वो एबिलिटी है। हमारी भी स्किन जाती है लेकिन पूरी बॉडी की नहीं जाती। आप देखो विंटर सीजन में जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो हमारे स्किन के भी ऐसे वाइट, ऐसा नाखून से आप करो तो वाइट हो जाएंगे, तो छोटे छोटे हमारे सेल निकलते हैं, पूरा ऐसा नहीं होगा। हाँ, बहुत से लोगों को इनके हाथों का ऐसा ये भी निकलता है, मांस भी निकलता है ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो ये एबिलिटी हम में है लेकिन इतनी नहीं है क्योंकि हम उसको प्रॉपरली नरिश करते हैं। लेकिन स्नेक को पहले जो लेग्स थे वो लॉस्ट हो गए क्योंकि उसने बरोइंग नाम की जो हैबिट थी वो एक्वायर कर ली। उसको जनरली मिट्टी के अंदर बरोइंग करना पड़ता है या वाटर में है तो वहां पे भी थोड़ा सा तकलीफ, इसीलिए जनरली उसके लेग क्या हो गए, लॉस्ट हो गए। दैट इज अगेन वन ऑफ द एग्जांपल रिगार्डिंग टू द लैमार्किज्म। नाउ ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये सभी एक्वायर किए हुए, मतलब जैसे नेक ऑफ जिराफ की बात करें तो उसने वो एडेप्टेशन स्टार्ट किया और बाकी लोगों ने भी देखा, तो ये सेवरल जनरेशन तक। हाँ, एक जो पर्टिकुलर जिराफ होगा जिसने स्टार्ट किया होगा उसने वो होल लाइफ टाइम में उसने एक्वायर किया कि भाई इस तरीके से मुझे ऊपर थोड़ा सा नेक एक्सटेंड करना है ताकि मुझे खाना मिल सके। तो एक्चुअली इट इज द ऑल दैट एग्जांपल, चाहे आप जिराफ के एग्जांपल लो, शोल्डर ऑफ आयरन स्मिथ पहले से स्ट्रॉन्ग है क्या, नहीं है। अगर आयरन स्मिथ का काम अभी स्टार्ट किया तो हो सकता है कुछ 8-10 सालों के बाद या 5-1 सालों के बाद मेरे शोल्डर स्ट्रॉन्ग बने, मतलब मैं वो एक्वायर करूंगा। So all these are the example of acquired characteristic, and if they are, अब यहाँ वर्ड चाहिए, acquired characters तो है but if they are suitable or favorable for survival, better suited for survival, then they are transferred from one generation to next। क्योंकि हम हमारे होल लाइफ टाइम में बहुत सारे कैरेक्टर एक्वायर करते हैं, बट इफ इट इज बेटर सुटेड फॉर सर्वाइवल देन ओनली इट कैन बी ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन, देन ओनली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि एक ऑब्जेक्शन इस पे भी आया है लैमार्किज्म में, इसकी भी थ्योरी डिस्प्रूव हुई है, वो इसीलिए कि इसने क्या बोला कि भाई जितने कैरेक्टर हमने एक्वायर किए वो सबके सब ट्रांसफर होते हैं, सबके सब नहीं होते। एक्वायर किए हुए जो कैरेक्टर्स है उसमें से जो बेटर सुटेड फॉर सर्वाइवल होते हैं वही कैरेक्टर्स से बॉडी में डीएनए के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे, और ट्रांसफर ही नहीं वो और ज्यादा डेवलप होंगे, अच्छे बनेंगे कैरेक्टरिस्टिक, अगर हर जनरेशन वाला उसका यूज कर रहा है तो। सो ये वही पॉइंट है कि चाहे बॉडी में फिर कोई भी ऑर्गन हो, क्योंकि यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन की बात चली तो मैंने फिर से वो लास्ट पॉइंट जो इसके पहले लिया था, तो भाई ऑर्गन है तो उसका यूज हो रहा है तो वो डेवलप होगा, और अगर नो यूज है तो वो लैक होगा और धीरे धीरे डीजनरेट होगा। लैक मतलब साइज कम होना, एक्चुअल साइज से छोटा होना और बाद में कंप्लीटली खत्म हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, दैट इज द डीजनरेशन। और अगर न्यूट्रल है तो एज इट इज, मतलब थोड़ा बहुत यूज हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, न्यूट्रल कंडीशन अगर है तो वो ऑर्गन एज इट इज रहेगा। सो इसी जैसे मैंने इसको कहा था कि 2-3 नाम दिए। सो थ्योरी ऑफ एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब क्या है, तो कोई तो भी एंसेस्टर हमारा था जिसने कुछ ना कुछ कैरेक्टर एक्वायर्ड किए, ऐसा उसका नाम का मीनिंग कि भाई एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज सम कैरेक्टर व्हिच आर एक्चुअली एक्वायर्ड बाय आवर एंसेस्टर, सो इट कैन हैव एबिलिटी टू ट्रांसफर द नेक्स्ट जनरेशन। सो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, कैरेक्टर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। अब लाइफ टाइम मतलब होल दैट मेनी जनरेशन ना, किसी ने तो स्टार्ट किया होगा और जिसने स्टार्ट किया होगा उसके नेक्स्ट जनरेशन वालों ने वो पर्टिकुलर कैरेक्टर होल लाइफ टाइम तक एक्वायर किया है, उसको समेटे रखा है बॉडी में। सो ऐसे कैरेक्टर एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम आर ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन, एंड दैट इज कॉल्ड एज द मेन प्रिंसिपल ऑफ, दैट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी ऑफ
ancestry of acquired characteristic. So that is about the Lamarckism and its some example. और हमारा अभी लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज ह्यूमन इवोल्यूशन, जो हम कल लेंगे एज इट इज ऑन रेगुलर टाइमिंग ऑनलाइन क्लास, क्योंकि वो हमको ऑनलाइन लेना है. थोड़ा सा डिटेल है और थोड़ा समझने में बोरिंग है, किचकट नहीं है पर बोरिंग है. सो वो देखेंगे हम कल. दैट इज लास्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन इवोल्यूशन. ओके, थैंक यू.